आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी के सेल थ्योरी जो है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर के आखिर में कि वो किस तरह वजूद में आई और कितना हिस्ट्री के स्टेप्स लगे हैं इसको डेवलप करने में। तो अब देखें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह माइक्रोस्कोप जो थी वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती रही है। ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोप थी वो पावरफुल होती गई तो साथ साथ जो सेल की स्टडी थी वो भी बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में आपको मिलने लगी थी। ठीक है, तो वो जितने भी हिस्टोरिकल स्टेप्स जो थे उन्होंने आपके पास जो है वो सेल थ्योरी जो है वो बना दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो हिस्ट्री में किस तरह एक एक करके आपके पास थ्योरीज और आइडियाज़ आते रहे हैं और किस तरह आपके पास जो है एक सेल थ्योरी जो है वो बन गई थी। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक को। ही वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, वो इंग्लिश साइंटिस्ट था। ठीक है, और उसने 1665 में सबसे पहले सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। एक कॉर्क प्लांट होता है, ठीक है, आप ये साइड के ऊपर देख सकते हैं कि उसने जो है ये वाला प्लांट जो है इसका कुछ हिस्सा जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था और उसको कुछ खाली बॉक्सेस से नज़र आए थे, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस उसको नज़र आए। ठीक है, और उसने इन बॉक्सेस खाली जो जगह है इसके हिसाब से उसका नाम दिया सेल। ठीक है, और सेल का मतलब ये होता है एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि खाली जगह। ठीक है, खुलिया जैसे उर्दू में कहते हैं खुलिया, तो इसका मतलब ये होता है खाली जगह। ठीक है, उसे लगा कि सेल के अंदर जो है वो कुछ नहीं होता, डब्बे से बने होते हैं, तो उसने उसका नाम क्या दिया, सेल। ठीक है, और उसने जो माइक्रोस्कोप यूज़ की थी उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो कितनी थी, 30x थी, यानी कि वो 30 गुना जो है वो ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें शो करती थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो था एंटोन वैन लीeuwenhoek। ठीक है, उन्होंने ये आपने पिछले माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि उन्होंने माइक्रोस्कोप जो है वो पिछले से ज़्यादा पावरफुल बनाई थी। ही वाज एन डच साइंटिस्ट। डच जो है अमूमन नेदरलैंड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो नेदरलैंड में रहता हो तो उसके लिए जो है डच लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो अब आपने ये देखा कि चूँकि 18वीं सेंचुरी जो थी, ठीक है, तो उसके अंदर माइक्रोस्कोप जो थी वो साल साल जो है वो बेहतर होती गई। तो इसी तरह सेल की स्टडी जो है वो आसान और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मिलती गई। तो इसने जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है एक पाउंड वाटर जो था उसको स्टडी किया। ठीक है, ये जो आपके पास नदी नालों का पानी होता है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और कितनी मैग्नीफिकेशन के साथ 300 टाइम, यानी कि 300 गुना जो है मैग्नीफाई करके देखा, तो उसको छोटे छोटे जो है वो रेंगते हुए कुछ क्रिएचर मिली। ठीक है, टाइनी यूनिसेलुलर स्विमिंग क्रिएचर्स। ठीक है, उसको देखने को मिली और उसने उसको क्या नाम दिया, एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, एनिमल्क्यूल्स का नाम उसने दिया कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यूनिसेलुलर, जो कि एक सेल की बनी हुई हैं और वो बाकायदा उस नदी के पानी के अंदर तैर भी रही हैं, यानी कि एक सेल की बनी हुई हैं, इतनी छोटी हैं, एक सेल आपको आम आँख से आपको नज़र नहीं आता तो वो तैर भी रही हैं। ठीक है, और वो जो स्लाइड है माइक्रोस्कोप की उसके अंदर उसको नज़र भी आ रही थी। तो वो पहला बंदा था एंटोन वैन लीeuwenhoek। ठीक है, वो पहला बंदा था जिसने सबसे पहले जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा था, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले सेल किसने देखा, तो वो है रॉबर्ट हुक, और सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसने देखे, तो वो है एंटोन वैन लीeuwenhoek। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ठीक है, इसको आप जो है वो दो जगह पढ़ेंगे, एक तो आप सेल थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, दूसरा आप इसको एवोल्यूशन की थ्योरीज के अंदर भी पढ़ेंगे। उसको हम जो है वो साइड पर कर देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। ही वाज एन फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, और 1809 में उसने प्लांट और एनिमल के जो पार्ट्स हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है देखा था और उसने यही कहा था, देखें, ही कंक्लूडेड दैट all living organisms are composed of cellular tissues, के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो सेलुलर टिश्यूज़ हैं वो मौजूद होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास रॉबर्ट ब्राउन आता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो था कि उसने सेल जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो था उसने पहली बार सेल के अंदर न्यूक्लियस फाइंड किया था। ठीक है, और वो भी प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, ये बात लाजमी ध्यान रखनी है कि उसने प्लांट्स, क्योंकि वो बॉटनिस्ट था ना। ठीक है, बॉटनिस्ट कहते हैं जो प्लांट स्टडी करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने
क्या कहा कि न्यूक्लियस एज ए स्फेरिकल बॉडी इन प्लांट सेल, के प्लांट सेल के अंदर उसने न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब देखें, ही मेड न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट एम्प्टी सैक्स एज सेड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि जो सेल्स हैं वो क्या हैं, एम्प्टी सैक्स हैं, खाली जगह हैं। लेकिन अब इसने रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि सेल जो है वो खाली जगह नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। इसके बाद जो है मैथियस शील्डन, अब ये भी एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, अब उन्होंने जब प्लांट को जो है बहुत डिटेल के साथ माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं आपके पास, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो आपने इनको जो है वो लाजमी याद रखना है, मैथियस शील्डन, क्योंकि आगे जो है इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, मैथियस शील्डन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं इस दुनिया के ऊपर वो सारे के सारे क्या किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास थियोडर श्वान हैं, जो कि एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे मेरी तरह, लेकिन उन्होंने जो है काफ़ी डिस्कवरीज की हैं। ही वाज एन जर्मन ज़ूलॉजिस्ट, और उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, अब शील्डन ने क्या कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, और श्वान ने क्या कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि जो शील्डन और श्वान जो थे उनका ये वाली स्टेटमेंट सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, क्या हुआ कि सेल थ्योरी की जो पहली स्टेटमेंट है वो इन दोनों की ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, एक ने कहा था कि प्लांट के अंदर जो है, इन्होंने क्या कहा था कि प्लांट जो है वो सारा सारा सेल का बना होता है, और इन्होंने क्या कहा था कि एनिमल जो है वो सारे के सारे सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहली स्टेटमेंट क्या बन गई, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, आर कंपोज्ड अप ऑफ सेल्स विच बिकेम द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। कि सेल थ्योरी जो आप आगे आखिर में पढ़ेंगे उसकी पहली स्टेटमेंट जो है वो इन दोनों के जो ऑब्जर्वेशन थी उसके हिसाब से बनी। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है जैन एवेंजलिस्टा पुरकिंजी, या वैसे सिंपली J.E. पुरकिंजी भी कह सकते हैं। ठीक है, शेक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या है कि जो सेलुलर मटेरियल होता है, ठीक है, सेलुलर फ्लूइड जो है, ये आपके पास सेल है अगर, ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी ये फ्लूइड आता है सेल के अंदर, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, उसको उन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल, कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल मौजूद है उसको क्या नाम दिया था इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। किसने, J.E. पुरकिंजी या जैन एवेंजलिस्टा पुरकिंजी ने। कब, 1839 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास आता है रुडोल्फ विर्चू। ये जो थे इन्होंने बहुत ही कमाल की आपके पास बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि सेल जो है हमेशा एक दूसरे सेल से आता है। ठीक है, यानी कि सेल जो है वो खुद बहुत पैदा नहीं हो जाता, ये कहीं से हवा मिट्टी के साथ मिलकर बन नहीं जाता। उसने क्या कहा था कि सेल जो है किसी न किसी दूसरे सेल से वजूद में आता है। ठीक है, वो क्या है, वो क्या, ही वाज एन जर्मन साइंटिस्ट, वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, और 1855 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी कहा था कि जो 18th सेंचुरी है, ठीक है, इसके अंदर माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो सेल की स्टडी भी साथ साथ डिटेल में होती जा रही थी। तब उन्होंने अपनी ज़ुबान के अंदर क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि एवरी सेल कम फ्राम सेल। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि प्री एग्जिस्टेंट सेल, कि जो सेल पहले से मौजूद है वही आगे जाके एक सेल बनाएगा। सेल खुद ब खुद नहीं बन जाते या कहीं उड़ कर नहीं आते, यानी कि क्या है कि एक सेल मौजूद है वही आगे जो है आपके पास नए सेल बनाता है। और आपको पता है कि माइटोसिस और मियोसिस के बदले में आजकल आपको डिटेल से पता है कि किस तरह सेल जो हैं दूसरे सेल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसके पास इसकी जो इन्होंने जो बात की थी रुडोल्फ विर्चू ने, उसके बाद लुइस पास्चर ने, आप इनको जो है वैक्सीनेशन के नाम से भी जो है उधर टॉपिक के अंदर बढ़ते होंगे। तो लुइस पास्चर ने क्या किया था कि जो विर्चूज़ का जो आइडिया था,
ठीक है, जो सेल होते हैं वो सेल से ही बनते हैं, ठीक है। तो उसको प्रूव किया था, किस तरह प्रूव किया था कि ये जो बंदा था, ठीक है, ये वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा था और इसने बैक्टीरियाज को जो है वो ग्रोथ करवाया था, ठीक है। अब आपके पास एक जो है वो डिश पड़ी हो इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास 4 बैक्टीरिया हों, ठीक है। आप उनको स्पेसिफिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स, उनकी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, ऐसे ही है, ठीक है। और आपके पास जो है एक दूसरी पेटी डिश है और उसमें बैक्टीरिया नहीं है, आप उनको वो एनवायरनमेंट देंगे, लेकिन ये है कि ये पेटी डिश जो है आप पूरी दुनिया से छुपा कर रखते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होंगे। तो इसका सिंपली मतलब ये था कि ये वाले आपके पास जितने बैक्टीरिया आए हैं वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया से आए हैं, और बैक्टीरिया आपको पता है कि वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी बैक्टीरिया हैं वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया से वजूद में आए हैं। तो जो वर्चूज़ का जो आइडिया था वो इधर प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि जी हाँ, जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं वहाँ से आते हैं। अब लास्ट जो इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। आखिरकार तकरीबन 200 साल लगे इस थ्योरी को फार्मूलेट होते हुए, इस थ्योरी को बनने में, ठीक है। और शील्डन और शिवान ने जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी जिन लोगों ने की थी और अपनी उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उनको इकट्ठा किया, और आपके पास जो है वो तीन जो है वो पॉइंट्स बनाए इस सेल थ्योरी के, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको पहले ही बताया था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, ये शीलन और शिवान जो उन्होंने स्टडी की थी उसके अंदर ही आपने पढ़ा है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल्स के बने होते हैं या सेलुलर प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। यानी कि आप देखिए प्रोटीन्स वगैरह जो भी हो गए वो सारे के सारे सेल्स बनाते हैं, तो ये सेल्स वगैरह उन्हीं चीज़ के बने होते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एंड वाइल सम आर मल्टी सेलुलर। कुछ जो है वो यूनिसेलुलर हैं और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर जो एक सेल के बने होते हैं और मल्टी सेलुलर जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर और कॉलोनी में जो है फ़र्क होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें से एक सेल को आप निकाल दें तो वो एक सेल जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन कॉलोनी में से जब आप एक सेल को निकाल लेंगे तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो बेसिकली एक यूनिसेलुलर होता है जो कॉलोनी की फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर आपके पास जो स्टेटमेंट आती है वो है सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिजम्स। कि आपके पास जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और उसको जो है किसी भी पोर्शन को, अपनी बॉडी का कोई भी पोर्शन जो है आप उठा के माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, आपको उसके अंदर सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और आप सेल को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको इस बात का पूरा मुकम्मल इल्म हो जाएगा कि सेल जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। आखिरी स्टेटमेंट है कि न्यू सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी रुडोल्फ विर्चू ने, ठीक है। ये किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चू ने। तो आपके पास सेल थ्योरी जो है इसकी 3 स्टेटमेंट बन गई। पहला क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आया वो एनिमल है या प्लांट है, वो सारे के सारे सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 किस्म के होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर क्या है वो मल्टी सेलुलर होंगे। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, आपके पास एक यूनिट है, आप उसको बार बार रिपीट करेंगे बायोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो आप उसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपके पास पूरे का पूरा वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये एक इंसान है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये एक इंसान है, ठीक है। तो चले इसको थोड़ा मुस्कुराता हुआ बना लेते हैं। ओ, ये तो थोड़ा खफा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप
इसका जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो इसकी हाथ का एक टुकड़ा उठाकर वहाँ से एक सेल को स्टडी करें, ठीक है, और पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको स्टडी करें। सब के फंक्शन जो हैं तकरीबन एक जैसे होते हैं, ठीक है, तकरीबन जो है वो एक जैसे होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो है इस तरह सेल को बनाते जाएं तो आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन जो है वो भी सेम हो रहे हैं बाकी सेल्स के अंदर जिस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। इस तरह जो है आपको पता है कि मियोसिस के बदले में और माइटोसिस के बदले में आपके पास सेल जो है 1 से 2 और 2 से जो है वो 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सेल्स हैं वो ख़ुद ब खुद वैसे ही एनवायरनमेंट से बन जाएं, ठीक है। इस तरह नहीं है कि ये नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स से, यानी कि कोई चीज़ जिसका वजूद है ही नहीं है वो जो है आपके पास सेल्स बना दे, इस तरह मुमकिन नहीं है। सेल्स जो हैं हमेशा किसी और सेल्स के बदले में वजूद में आते हैं। तो उसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने पढ़ा इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी।